अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम 2 दिन से खबरों में है। परसों फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सामने आई जिसमें जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी गई और कल उनके खिलाफ पाक फौज ने टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के हवाले से आला सतह की इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसकी सरबराही एक मेजर जनरल को दी गई है। फैजाबाद धरना कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट में बज़ाहिर जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इस रिपोर्ट के मंदरजात सामने आने और इनकी शफात का सिलसिला जारी है। कमीशन के सामने दिए गए उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वजीर कानून जाहिद हामिद, सेक्रेटरी दिफा इकराम उल हक और खुद जनरल फैज हमीद के बयान सामने आ गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद इन बयानात की तफसीलात सबसे पहले सामने लाए हैं। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने अपने बयान में कहा कि पंजाब इंतजामिया का बज़ाहिर ख्याल था कि किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से गुरेज किया जाए और मुजाहिरीन को मुज़ाकरात के जरिए रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन TLP ने रुकने से इनकार कर दिया और इस्लामाबाद की तरफ मार्च जारी रखा। जब TLP इस्लामाबाद पहुंची और फैज़ाबाद में धरना दिया तो रावलपिंडी इंतजामिया को उनकी खुराक की सप्लाई मुनक़ता करने को कहा गया ताकि उन्हें मुंतशिर होने पर मजबूर किया जा सके। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और रावलपिंडी की तरफ से सप्लाई जारी रही। एहसन इकबाल ने अपने बयान में मजीद कहा कि 22 नवंबर 2017 को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें ISI के DGC मेजर जनरल फैज हमीद से कहा गया कि वो इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करें, जबकि धरने के लिए DG पंजाब रेंजर्स को मुश्तरका फोर्स कमांडर बना दिया गया। इस फैसले के बाद DGC जनरल फैज हमीद ने मुज़ाकरात किए और एक मुसव्विदा लाए जिसमें वजीर कानून के इस्तीफे के TLP के मुतालबे पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका था। मुसव्विदे पर मेजर जनरल फैज हमीद का नाम बतौर दस्तखत कुनंदा भी मौजूद था। उन्होंने मुसव्विदा वजीर आज़म के साथ शेयर किया, मगर वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की पहले से ही राय थी कि हमें वजीर कानून के इस्तीफे के मुतालबे से इत्तफाक नहीं करना चाहिए और मेजर जनरल फैज हमीद को सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होने की वजह से दस्तखत कुनंदा नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल के मुताबिक मैंने भी वजीर आज़म से इत्तफाक किया और जब मैंने इन बातों को मेजर जनरल फैज हमीद के साथ शेयर किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मुआहदे का हतमी मुसव्विदा है जो धरने को मुंतशिर करने के लिए TLP के साथ तय पाया है। TLP जमानत के तौर पर मेरे दस्तखत के बगैर मुआहदे को कबूल नहीं करेगी। एहसन इकबाल के मुताबिक बिलाशुबा ये वाक़या हमारी तारीख के सियाह तरीन अदवार में से एक था और वाक़यात की बुनियाद और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने या गिराने और PTI को इक़्तिदार में लाने के बड़े खेल का हिस्सा था। इससे पहले सितंबर 2017 में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनकी निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था तो देखा गया था कि 2 मजहबी जमातों यानी मिली मुस्लिम लीग और TLP को नून लीग के मजहबी वोट बैंक को तकसीम करने के वाज़े डिज़ाइन के साथ खड़ा किया गया था। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नहीं थी बल्कि तहरीक ख़त्म हुकूमत थी जो धरने के ज़रिए अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रही। जबकि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने अपने बयान में कहा कि मैंने मुजाहिरों की इब्तिदा में ही वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को बहरान के खात्मे, अमन की बहाली और हम आहंगी के क़याम के लिए अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। ताहम वज़ीर आज़म ने इस पेशकश पर गौर करने से इस बुनियाद पर साफ इनकार कर दिया था कि हुकूमत की कोई गलती नहीं है और वो ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ इस तरह के दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डाल सकते। नून लीग की पूरी क़यादत का भी यही मौक़िफ़ था। जाहिद हामिद के मुताबिक धरने के दौरान वज़ारत कानून के दफ्तर में ISI अफसरान से मेरी 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात में एक अफसर जिसका नाम और रैंक मुझे याद नहीं, गालिबन कर्नल ने मेरे इरादों के बारे में जानना चाहा। मैंने कहा कि वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक मैं काम करूंगा। दूसरी मुलाकात DGC मेजर जनरल फैज हमीद से हुई जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि बहरान के खात्मे के लिए क्या मैं मुख्तसर वक्त के लिए वफाकी वज़ीर के ओहदे से अलग होने पर गौर कर सकता हूँ। जनरल फैज हमीद का ख्याल था कि अगर मैं छुट्टी पर चला गया तो भी TLP मुतमईन हो सकती है। मैंने उन्हें बताया कि मैं पहले ही वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुका हूँ जो इस बात पर बज़िद हैं कि वो इस किस्म के दबाव का शिकार नहीं होंगे। जाहिद हामिद ने मज़ीद बताया कि मैंने वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में शिरकत की जिसमें DGC समेत वज़ारत दाखिला, पंजाब हुकूमत, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और ISI के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने जोर देकर कहा कि वो मौजूदा हालात में मेरा इस्तीफ़ा कबूल करने के बजाय खुद इस्तीफ़ा दे देंगे, यहाँ तक कि असेंबली भी तहलील कर देंगे। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए मुजाहिरीन को ज़बरदस्ती हटाने का फैसला किया गया क्योंकि तवील मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे और मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद बार वार्निंग के बावजूद फैज़ाबाद इंटरचेंज खाली करने से इनकार कर दिया था। मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई बदकिस्मती से नाकाम रही। मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि इसका वाहिद मुतबादिल फ़ौज की मुदाखलत है जो इन हालात में शायद सामने ना आए, इसलिए मैंने एक बार फिर क़यादत पर दबाव डाला कि वो मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लें, जिस पर वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने हिचकिचाते हुए इत्तफाक किया।
गया और मुझे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आगाह कर दिया। 26 नवंबर 2017 को रात गए ISI के कुछ जूनियर अफसरान लाहौर में मेरी रिहाइशगाह पर आए और दरख्वास्त की कि मेरे इस्तीफे का ऐलान किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक वो सुबह फैजाबाद इंटरचेंज को क्लियर करवाना चाहते थे। वजीर आला से फ़ोन पर मुशावरत के बाद मैंने इत्तफाक कर लिया कि मेरे इस्तीफे की खबर बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा देने से पहले ही जारी की जा सकती है। उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वजारत दिफा ने ISI की जानिब से सूमोटो केस में तफसीली रिपोर्ट जमा कराई। इकरामुल हक ने वाज़ेह किया कि अदालती हिदायत की तामील की गई और फैसले की नकूल तमाम मुतल्लिका अफराद को ज़रूरी कार्रवाई के लिए भेज दी गई। उन्होंने कहा कि ISI ने हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान बातचीत को आसान बनाने के लिए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक काम किया। ISI के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने किसी कानून या SOP की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि मुज़ाकरात के नतीजे में मुजाहिरीन का धरना खत्म कर दिया गया। इकरामुल हक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुसल्लह अफवाज के किसी एहलकार का धरने में मुलविस होने या 2018 के आम इंतखाबात के नताइज को तब्दील करने या इंतहा पसंदों की माली मुआवनत करने के हवाले से नाम नहीं लिया गया। काबिल एतमाद शवाहिद की अदम मौजूदगी में अदालती हिदायत की तामील मुमकिन नहीं थी। इस मामले को हल करने के लिए एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मुसल्लह अफवाज को मुतासर करने वाली मनफी ऑब्जर्वेशंस को खत्म करने की सदा की गई थी। इसके अलावा कमीशन के सामने जमा कराया गया जनरल फैज़ हमीद का बयान भी सामने आ गया है और रिपोर्ट के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्द तंजीम नहीं थी। जनरल फैज़ हमीद ने तहरीक लब्बैक की तरफ से मार्च के इनेकाद या उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में किसी एजेंसी के मुलविस होने से भी साफ इनकार किया। उन्होंने इस नुक्ते को वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने DGIB के बजाय उनके जरिए मुज़ाकरात करने पर इसरार किया, क्योंकि चार्ज्ड माहौल में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों की वजह से TLP क़यादत ने बतौर जामिन आर्मी चीफ के दस्तखत तलब करते हुए हुकूमती नुमाइंदे के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। जनरल फैज़ हमीद के मुताबिक उन्हें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से दो फरीकों के दरमियान सालिस के तौर पर दस्तखत करने पड़े, जो DG ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त से किए गए। इस पर उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद से पूछा गया कि क्या 22 नवंबर 2017 के इजलास में वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम की गई कमेटी की हिदायत के जवाब में आपके इक़दाम मुबैना तौर पर आपके हल्फ से तजावुज़ करने के मुतरादिफ थे या नहीं थे। इस पर जनरल फैज़ हमीद ने जवाब दिया कि वो DG ISI, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की रहनुमाई में काम कर रहे थे। जनरल फैज़ हमीद से पूछा गया कि काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के अवलीन फ़राइज़ में से एक दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी करना है। क्या आपको तहरीक लब्बैक की माली मदद के बारे में कुछ पता था? अगर ऐसा है तो मज़कूरा तंजीम की सरगर्मियों की माली मुआवनत कौन कर रहा था? तो जनरल फैज़ हमीद ने जवाब दिया कि मालियाती निगरानी ISI का मैंडेट नहीं है और TLP की माली सरगर्मियों के बारे में कोई ठोस सबूत दस्तयाब भी नहीं थे। अब एक तरफ धरना कमीशन की रिपोर्ट है और दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुइज़ खान की शिकायत पर फौज ने मेजर जनरल की सरबराही में जनरल फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ये वही मामला है जिसकी तफसीलात हम 2017 में ही आपके सामने लाए थे, जबकि फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे प्रोग्राम में कह चुके थे कि उन्हें इस कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं मायूस हूँ। जो वाक़यात हुए कमीशन के अराकीन उन्हें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। ये बात ख्वाजा आसिफ ने जनवरी में हमारे प्रोग्राम में कह दी थी। आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था मैं जाऊंगा कमीशन में और जो बातें कर रहा हूं वो सारी बातें करूंगा जो बातें मुझे पता हैं। आज गए आप कमीशन में, क्या बातें की आपने? मैंने आज वहां पे हाजिरी दी थी। एक तो मैंने उनको कहा था कि मैंने जाते ही उनसे पूछा था कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ये आप किस तरह मेंटेन करें? उन्होंने कहा ये आप बोलते रहें और हम कंप्यूटर के ऊपर जो है वो टाइप करेंगे जो भी आप कहें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अब भी जाऊंगा, दोबारा चला जाऊंगा या लिख के भेज दूंगा। लेकिन वो लगते थे तो मेरी गुफ्तगू सुनने पे कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। जो वाकयात हुए जिन्होंने जो है मजरूह किया हमारी रियासत को, उन वाकयात में कुछ ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे मुझे। तो आप कह रहे हैं आप बताना चाह रहे थे, उनकी दिलचस्पी नहीं थी, आप बताना चाह रहे थे उस वक्त क्या हुआ फैजाबाद धरने में, मगर कमीशन इंटरेस्टेड नहीं था बात सुनने में। मैं मजबूरन ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड। मैं चाहूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ, चाहे मैं गलत सलत कहूँ, हो सकता है मैं कोई बात कोई अच्छी ना करूँ, बुरी करूँ या तल्ख करूं या जो है इररिलेवेंट करूं, बट आई शुड बी हर्ड। लोगों को पता लगना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही हो रहा है, आप कह रहे हैं आपको कोई उम्मीद है नहीं इस कमीशन से कि ये ऐसे मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? जो मरकजी किरदार है वो डिटरमिन करेगा। I was disappointed today. I was disappointed. I will still go and attempt। अगर वो सुनना चाहेंगे मुझे
तो बात करेंगे, हमारे साथ खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब 11 जनवरी को आपने इलेक्शन से भी पहले हमारे प्रोग्राम में कह दिया था कि आप मायूस हैं, आपको इस कमीशन से कोई उम्मीद भी नहीं है। आप रिपोर्ट आई है तो पूरी नून लीग ही इस रिपोर्ट से मायूस हो रही है, आपने सबसे पहले इस रिपोर्ट पर तनकीद की है। आप कह रहे हैं दोबारा भी जाएंगे, फिर हुआ क्या सारे के सारे मामले में? शाहजेब बहुत शुक्रिया, मुझे आपने रिकॉल करवा दिया। इस उम्र में जो बातें याद नहीं रहती। तो 11 जनवरी से के बाद मैंने बहुत देर इंतज़ार किया कि मुझे ये बुलाएंगे दोबारा, या जिस तरह इन्होंने मुझसे एग्री किया था, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप रिटर्न सवाल भिजवा दें, मैं रिटर्न आपको जवाबात दे दूंगा, लेकिन वो दे डिड नॉट अटेम्प्ट। मेरा ख्याल है उन्होंने तो मेरे साथ जो उनका इनकाउंटर था वो उनको इतना पसंद नहीं आया था। मैंने ऑलरेडी जो है कुछ माह कबल जो है मैंने ये बात कही थी कि इस कमीशन से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और वो यके बाद दीगरे मैंने और ब्रादरम शाहिद अब्बासी साहब ने, ब्रादरम हसन इकबाल साहब ने, सबका जो है ना वो तकरीबन मोर और लेस एक ही रिएक्शन सामने आया है। और जो रिजल्ट इस सारी एक्सरसाइज का है वो अब आपके सामने है। उनको अगर क्लीन चिट दी गई है तो मैं समझता हूँ कि एक एविडेंस शाहजेब मौजूद है कि उस वक़्त DGI-SI जो थे वो जनरल नवीद मुख्तार थे, वो कहीं हमें इस सारे वाक़यात में या उससे पहले के वाक़यात में, इसके बाद के वाक़यात में कहीं हमें नज़र नहीं आएंगे। ये सारी की सारी शो जो था, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा और यही रन कर रहे थे। मैं समझता हूँ जनरल बाजवा ही रन कर रहे थे, ये जनरल फैज़ जो थे जो भी करते थे उनके बेहेस्ट पे करते थे। और ये प्रोसेस सारा स्टार्ट हो चुका हुआ था नवाज शरीफ को सियासत से फारिग करने का, और ये धरना जो है उसी का शाखसाना था, उसी की एक कड़ी थी। और ये अब बियॉन्ड एनी डाउट जो है प्रूव हो रहा है कि उस वक्त जो इंटरफेरेंस थी और जो इनकी गवाही बीच में आई, जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया, और जो उन्होंने कहा जी कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा ये घर नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि ये स्पॉन्सर थे उसके, ये उसके गारंटर थे उसके। और जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गए वो नवाज शरीफ के साथ खिलाफ जो स्टार्ट हो चुका था, ये उसकी एक कड़ी थी, मेरा ख्याल है कि एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थी उसकी, और उसमें हमारे लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। इसलिए ये सारे किरदार थे जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई थी, उसके सारे किरदार मौजूद हैं इस धरने के अंदर। जो जनरल फैज़ हमीद को एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश किया गया है जिन्होंने आपकी हुकूमत के लिए जो एक मसला खड़ा हुआ था उस मसले को एड्रेस किया। एक तो पंजाब हुकूमत को ब्लेम किया गया कि जी उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने आने दिया। फिर कुछ शहबाज शरीफ साहब भी जाहिद हामिद साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब इस बात पर डटे हुए थे कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो जनरल फैज़ हमीद को तो ऐसे पेश किया गया कि उन्होंने रेस्क्यू किया हुकूमत को आके सारी की सारी सिचुएशन में, बीच में पड़ के और दस्तखत करके। देखिए पंजाब में नहीं और जगह भी ये वारदात बड़ी आम होती है कि पहले एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है और फिर उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जो उसका क्रिएटर होता है वो खुद आ जाता है कि लें जी मैं सिचुएशन जो है ये इसको डिफ्यूज कर देता हूँ। पहले क्रिएट भी खुद की होती है। तो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं जो अब हाइंडसाइट में सबकी समझ में आ रहे हैं और भी समझ में आएंगे। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी समझ में आने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है खासी समझ आ गई है, सब कुछ समझ आ गई है समेत हमारे जो है। साहब आप खुद ज़ाहिर वज़ीर दिफा हैं, कबर मुइज़ हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक। 2017 में उनके साथ जो हुआ वो हमने उस वक्त भी कवर किया, कल भी तफसीलात बताई हैं। पाक फ़ौज ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, अदालत में गए थे वो, मगर अदालत ने कहा कि आप वज़ारत दिफा से करें, फिर उन्होंने वज़ारत दिफा से की। अब अगर ये कमेटी बनाई गई तो उम्मीद की जाए कि कोई कम से कम कोई ट्रांसपेरेंट हो पाएगी इंक्वायरी, या ये भी क्लीन चिट देने के लिए कमेटी बनाई गई है जनरल फैज़ हमीद को? इंशाल्लाह ये ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। अगर क्लीन चिट देनी होती तो ये इंक्वायरी स्टार्ट ही ना होती। अब ये इंक्वायरी जो है वो जो 3 हज़रात थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। बहरहाल उन्होंने नहीं सीरियसली इस चीज़ को लिया, वो एक अलग बात है जो उस कमीशन के थे। लेकिन अब एक सर्विंग मेजर जनरल जो है वो सारी इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं, तो मुझे 100% यकीन है कि इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट में अच्छे से, मेरी मुराद है कि
एक इक्विटेबल जो है रिपोर्ट जो है इसके मुताल्लिक सामने ज़रूर आएगी जो है। साहब अगर इदारा अगर चाहे तो जनरल फैज़ हमीद पर जो दीगर इल्ज़ामात हैं उसमें से बहुत सारे तो कबूल कर चुके हैं खुद जनरल बाजवा कि ये किया, फिर किस तरह जैसे साकिब निसार को मैनेज किया सब, तो इदारा चाहे तो उनकी तहकीकात खुद भी कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल 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 हो सकती हैं, और हो सकता है माजी करीब में या माजी मुस्तकबिल करीब में या किसी वक्त जो है ये चीज़ें क्योंकि उनकी सारी कन्फेशंस मौजूद हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जब हुई है इस धरने के वाइंड अप होने के बाद, तो मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा, मैं कहा जनरल साहब वो पैसे क्यों बांटे गए थे वो लोगों को? वो कहने लगे उनके पास किराया नहीं था घर जाने का, तो हमने उनको किराया दिया था। एंड ही वाज ऑल, देयर वाज अ स्मर्क ऑन हिज फेस व्हेन ही वाज सेइंग दैट, यू नो, जिससे जाहिर हो रहा था कि जो हमारे साथ जो होने वाला है या जो हो रहा है ये सारा उसी का सिलसिला है। यानी नवाज शरीफ को जो है वो घर भेजा गया, फिर उसकी पार्टी के साथ जो 2018 में हुआ, ये सारा का सारा उसका हिस्सा है। उसके बाद फिर 4 साल जो है जो कुछ इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की किस्मत के साथ जो खेल खेला गया वो सब आपके सामने है। अब आप देख लेना कि क्या परसों सऊदी अरेबिया की डेलीगेशन जो है आई हुई थी, कल वो वापस गए हैं। उनके मतलब एक मायानाज लीडर जो पीटीआई के हैं, वो क्या उन्होंने जहर अफशानी की है कि और उसके बाद जो है एक साहब बोलते हैं खिलाफ बोलते हैं, दूसरे हमायत में बोलते हैं। ये फिक्स्ड मैच जो है पीटीआई का पिछले 7, 8, 9 साल से जारी है। मगर ख्वाजा साहब आप इसको फिक्स मैच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज आपने बड़ा सख्त बयान भी दिया है, आपने मुल्क दुश्मन जैसे सलूक की बात की है कि इनके साथ होना चाहिए। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जाने से कोई 3-4 माह पहले तो $2 अरब दिए थे सऊदी अरब ने, मुझे क्यों देते हैं? फिर OIC की कॉन्फ्रेंस जो हुई 23 मार्च को उनकी हुकूमत जाने से कुछ दिन पहले, वो भी वो कहते हैं कि सऊदी अरब के उसके ताउन के बगैर नहीं हो सकती थी। वो कह मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ, ये शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी कह दिया मेरा ज़ाती बयान है, तो उनका ज़ाती बयान हो सकता है। देखें जाती बयान है तो उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करें कि भाई ये तुमने क्यों बयान दिया है एक ऐसे वक्त में जब मैंने मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए किया है कि एक ऐसे वक्त में जब हमें एक लाइफ लाइन जो है प्रोवाइड की जा रही है सऊदी अरेबिया से, तो वो उस वक्त में इस किस्म का बयान देना जो है उसके खिलाफ एक्शन है, तादीबी कार्रवाई करें। ये इस तरह के देखें, जब सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक उस वक्त भी आपको याद है एक चीज़ सामने आई थी कि इन्होंने उनसे मुलाकात की, फिर उसके बाद कुछ वहाँ पे सऊदी अरेबिया में कुछ हुआ, यहाँ पे आए, इन्होंने कोई बदजुबानी की, और वो बदजुबानी जो है फिर ट्रांसलेट हुई, वो ट्रांसलेट होके वहाँ पहुँची। आपको ये सारी बातें याद होंगी मेरा ख्याल है, जो है जो मैं जो बता रहा हूँ। इस हवाले से ज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है बहुत कुछ, तहरीक इंसाफ डिनाई करती है, मगर रिपोर्ट हुआ है। नहीं देखें कि जब ज़रूरत थी किसी चीज़ की, ज़रूरतें थी, अपनी ज़ाती ज़रूरतें थी या मुल्क की ज़रूरतें, चले मैं मुल्क की ज़रूरतें कह लेते हैं, लेकिन ज़ाती ज़रूरतें भी शामिल थी। उस वक्त जो है ड्राइवर बन गए, और बाद में जो है जब घड़ी छड़ी बेच ली तो उसके बाद जो है बातें करनी शुरू कर दी, और वो सारी बातें जो है इट्स ऑन रिकॉर्ड कि जो की गई है। और अब वही गेम दोबारा खेली जा रही है। एक आदमी से पहले वारदात करवा लेते हैं, फिर उसको डिसोन कर देते हैं। डिसोन तो तब किया जाए उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो और सिर्फ जो है ये फिक्स्ड मैचेस जो है ना, ये लोग जो है बेवकूफ नहीं है, ये जो एक कलेक्टिव विजडम जो है उसकी तौहीन ना करें इस तरह। जो है लोग समझते हैं ये क्या हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप अपनी राय पर कायम है नजर आ रहा है इमरान खान साहब के डिनाइल के बावजूद कि ये इमरान खान साहब के कहने पर बयान दिया गया है? ये देखें, उन्होंने बहुत सी डिनाइल्स, बहुत सी एक्सेप्टेंस, बहुत से जो है वो जो है चीज़ों पे जो है उन्होंने हाँ भी की हुई है, फिर उन्हीं चीज़ों पे बाद में ना भी की हुई है। आपसे भी वो गिनती नहीं होगी, मुझसे भी वो गिनती नहीं होगी कि कितनी चीज़ों पे उन्होंने पहले कहा जी, अफर्मेटिव में बात की, और उसके बाद जो है नेगेटिव बात की। ये तो उनका रवैया है, ये तो एक सेट पैटर्न है इमरान खान का। पहले कर लिया, अब देखे ना वो कहते हैं जी कि वो गुलामी नामंजूर, जो क्या और भी 1-2 इस किस्म के नारे जो हैं, अब उन्हीं लोगों के पास जाके सेनेट में भी उनके पास जाते हैं, कांग्रेस में भी उनके पास जाते हैं, वहां पे जाके हायर कर लेते हैं, वहां पे मुख्तलिफ जो है लॉबिंग फर्म्स, और फिर उनके तरले मिन्नतें करते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं, और ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि मरवत साहब एक दिन कुछ कहते हैं
और साथ जो है ये अब आ जाता है कि नहीं जी वो तो डिसोन कर रहे हैं। ये सिलसिले जो हैं ये तो मैं समझता हूँ कि एक फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये कलेक्टिव विजडम जो है पाकिस्तानी अवाम का या जो भी पब्लिक है उसका जो है उसकी तौहीन कर रहे हैं। मगर एक्सपेक्ट कि लोग उनको बिलीव करेंगे उसकी बात को। चैलेंज खड़ा करने के लिए आपके लिए तैयार हैं वो। अब उनकी तरफ से ये कहा गया, रूफ साहब ने आज कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कितना ही कोशिश कर ले तो वो कहते हैं वो डील भी ऑफर की, धमकियां भी दी गई, मगर इमरान खान ने मना कर दिया। और अब जो अदलिया से आवाजें उठ रही हैं ये रख नहीं पाएंगे इमरान खान को जेल में। इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो आप हुकूमत कैसे कर पाएंगे? देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। इस किस्म की धमकियां जो है ना होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं। अदलिया जो है बिल्कुल अगर वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करते हैं तो हम कौन से उससे इनकार कर रहे हैं। इंसाफ के मुताबिक फैसले करें, लेकिन अगर कोई भी अदारा जो है वो पार्टीजन हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की जो है कि आप सियासत के अंदर जो है अदारे जो हैं वो मुदाखलत करें और पार्टीजन बन के मुदाखलत करें। वो मेरा ख्याल है कि बड़ा मायूस कुन बात होगी और उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। जो आपके सामने लवाजमात या जो भी चीज़ें जो हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर सामने आई हैं, मेरे नहीं ख्याल के कोई डाउट रह गया कि इमरान खान जो है वो अपनी ज़ात के अलावा किसी को बर्दाश्त कर सकता है। जिन लोगों ने उसके जिस हाथ से उसने खाया है उस हाथ को ही उसने काटा है, चाहे वो बाजा साहब का हाथ था या फैज साहब का हाथ था या किसी और का था। ये पिछले 25-30 साल की जो है ये उसका पॉलिटिकल कैरियर जो है आप देख लें किस किस के साथ उसने क्या क्या किया है। ही इज लॉयल टू हिज ओन सेल्फ, दैट इज ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसके अलावा तो उन्होंने उसकी सियासत का कोई प्रिंसिपल नहीं। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आपको बताते चले कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी है। वो अभी भी प्रोग्राम में आए, अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब पर PTI की हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम के बाद तहरीक इंसाफ तनकीद की जद में है। डिनाई कर रहे हैं मगर हुकूमत फिर भी तनकीद कर रही है। PTI शेर अफजल मरवत के बयान से खुलकर ताल्लुकी का इजहार कर रही है, मगर खुद शेर अफजल मरवत जहाँ आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे तो वहीं साथ ही इसे पार्टी के बजाय अपनी ज़ाती राय कह रहे हैं। लेकिन उनका बयान ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और 2 दिन से पार्टी वजाहतें दे रही है। मगर ये कोई नई बात भी नहीं है, बल्कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं तब से तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद अहम मामलात में इस तरह की सूरत हाल का शिकार होती रही है और ज़्यादातर इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों के बाद ऐसी सूरत हाल सामने आई है और हालिया तनाज़ा भी इसकी ही एक कड़ी नज़र आता है। परसों इमरान खान से मुलाकात के बाद एक TV इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने वालों में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब भी शामिल था। और फिर सवाल उठा कि क्या खुद इमरान खान भी इस राय से इत्तफाक करते हैं। इस पर आज इमरान खान का अपना मौक़िफ़ दूसरे पार्टी रहनुमाओं के जरिए सामने आ गया है। आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा और मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने बताया कि इमरान खान ने वजाहत करते हुए कहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं था। सऊदी अरब के हवाले से जो एक बयान आया और उसके ऊपर मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खान साहब ने कैटेगराइज़ करके इस बात की वजाहत की है कि ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो एक चीज़ प्रोपोगेट हुई कि शायद खान साहब की और ऑपरेशन रजीम के अंदर को सऊदी अरब का किरदार है, खान साहब ने कैटेगराइज इस चीज़ को डिनाई किया और हम सब के ज़िम्मे लगाया कि हम इस बात की वजाहत बाहर आकर कर देंगे। आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मंसलूक करके दिया गया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। दिलचस्प बात यह है कि 23 मार्च 2022 को OIC का जो इजलास हुआ था उसमें अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अजरा ज़िया भी शरीक हुई थी और उन्हें खुसूसी तौर पर हुकूमत ने मदऊ किया था। हालांकि उससे पहले साइफर भी आ चुका था और उसका इमरान खान और उनके वज़रा को इल्म भी था, मगर फिर अपने खिलाफ तहरीक एतमाद को कामयाब होता देखकर इमरान खान ने साइफर लहराकर 27 मार्च 2022 को अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया। बहरहाल इमरान खान शेर अफजल मरवत के बयान से फासला इख्तियार कर रहे हैं और देखिए शेर अफजल मरवत ने पहले क्या कहा था और आज क्या कहा है। जो सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान दिया है आपकी जमात के तमाम मेरी राय थी अपनी ज़ाती, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मेरी ज़ाती राय तो दे सकता हूँ ना, इंसान हूँ। गलती हो गई, गलती हो गई। सिगरेट लेके जा रहे हैं।
सिक्योरिटी हमेशा हमारे पास होती है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि लगता है कि इमरान खान हिदायत देते हैं कि किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दे दो और फिर तरदीद आ जाती है। पीटीआई में ये नौबत ही क्यों आती है कि ऐसा बयान आए जिसकी तरदीद करनी पड़े। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दोस्ताना जो ताल्लुकात हैं बरादर ममालिक के साथ उसको भी ख़राब करने की आजकल कोशिश कर रहे हैं। और लगता ये है कि इमरान खान एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट दो और उसके बाद फिर उसकी तरदीद आ जाती है। इनकी पार्टी में ये नौबत क्यों आती है कि ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी तरदीद करनी पड़े। मगर मामला सिर्फ इस बयान तक महदूद नहीं है। हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ में फैसला साजी और इमरान खान के पैगामात के हवाले से मजीद वाज़ेह तज़ादात और इख्तलाफात सामने आए हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के आपस में इख्तलाफात के साथ साथ क्या इस सब की वजह खुद इमरान खान भी हैं, जो मुख्तलिफ रहनुमाओं से अलग अलग बातें कर रहे हैं और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयानिए के हवाले से एक दफ़ा फिर यही कन्फ्यूजन नजर आई है। कल इमरान खान ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए बराह रास्त नाम लेकर फौजी क़यादत पर सख्त तनक़ीद की और इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जेल से बाहर उनकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान ने आज तक फ़ौज के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। तहरीक इंसाफ खुद समझ नहीं पा रही है कि टकराव की सियासत जारी रखनी है या आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना है। और नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ या तो बगैर कप्तान के जहाज़ की तरह चल रही है या फिर खुद कप्तान ही जानते बूझते हुए कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल इमरान खान ने फौज की क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। उससे पहले इमरान खान ने मुतअद्दिद समातों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आगे से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मगर आज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने दावा कर दिया कि डील के लिए ऑफर्स बहुत थी और प्रेशर भी बहुत था, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। और इमरान खान का कहना है कि वो 8 साल भी इंतजार करेंगे लेकिन डील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जहां खुद इमरान खान मौलाना फजल रहमान के साथ माजी के इख्तलाफात और नामुनासिब अल्फाज को भुलाकर मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं और इस ख्वाहिश का वो सहाफ़ियों के साथ इजहार भी कर चुके हैं। उनकी तरफ से वफूद मौलाना फजल रहमान से मुसलसल राब्ते में भी हैं, उन्हें साथ मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। परसों ही असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और सियासी उमूर पर बातचीत हुई। असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे दूर करने की भी कोशिश की, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद कर दी और कहा कि मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं और फिर कोई डील करके कुछ हुकूमती ओहदे ले लेंगे। और कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफी के रहनुमा वलीद इकबाल ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तायीद कर दी। मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा और फिर मेरा नोट भी खा मेरा वोट बने तो फिर गंडापुर साहब से इस बात पर कोई इत्तेफाक जो है वो बनता है। अगर मौलाना हमारी कैंपेन ज्वाइन करते हैं और हमारी मुहिम ज्वाइन करते हैं तो उनको हम जरूर वेलकम करेंगे, लेकिन अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे एज लीवरेज हमारे साथ केपी में या वफाक के साथ कोई पोजीशन लेने के लिए, गवर्नरशिप या कश्मीर कमेटी, तो ऑब्वियसली फिर इट विल बी जस्ट मोर ऑफ द सेम थिंग जो माजी में होता रहा है। एक और वाक़या आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता माह पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसकी बुनियाद ये बनी थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में कोई रुकन मुंतखब ही नहीं हुआ था, साथ ही इस जमात ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। इस अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुद मीडिया में आकर यह बहस छेड़ दी कि दीगर ऑप्शंस के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत दुरुस्त फैसला था या नहीं। इस मामले पर पार्टी दो हिस्सों में तकसीम नजर आई। 14 मार्च को इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अब्दुल मरवत ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत था, क्योंकि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने का फैसला हो गया था और फिर अचानक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। यह फैसला जिसने भी किया है उनकी शनाख्त होनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत पीटीआई की क़यादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे। फिर अचानक इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं।
यानी जब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो यह सिलसिला शुरू हुआ और फिर इस पूरे अमल का हिस्सा रहने वाले पार्टी के कुछ दीगर सीनियर रहनुमा भी शेर अफजल मरवत के बयान की तायीद करने लगे, जिनमें बैरिस्टर अली जफर और पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन शामिल थे। बैरिस्टर अली जफर ने तो ये तक कहा कि इमरान खान ने अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ही इत्तेहाद चाहते थे। मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चॉइस जो थी वो MWM की थी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। तो ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया, तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी यही मुझे इल्म है। मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान और असद कैसर ने इस दावे की नफी कर दी। उनका मौक़िफ़ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला दुरुस्त था और मुशावरत से हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। हमने काफ़ी मशावरत की उसके ऊपर और बहुत मशावरत के बाद हमने डिसाइड किया। हमारे पास ऑप्शन कम थे, अच्छा, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन ले लिया। जबकि इस मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि उनसे रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने रब्ता किया, फिर जेल से इमरान खान के पैगामात आए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला इमरान खान की रजामंदी से हुआ। मगर बात इस फैसले तक भी महदूद नहीं है। गुज़िश्ता माही तहरीक इंसाफ के हिमायती अफराद ने अमरीका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, नारेबाजी की गई, जिनमें आर्मी चीफ के खिलाफ स्लोगन्स भी शामिल थे, फौज के खिलाफ नारे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भी इसमें शरीक थे। मगर इस एहतजाज से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। लेकिन खुद इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के हवाले से भी इख्तिलाफात सामने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा को जब काबीना में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने उमर अयूब की मौजूदगी में मुझे कहा था कि तैमूर झगड़ा को वज़ारत ख़जाना देनी है और बाद में बैरिस्टर सैफ ने मेरे काबीना में शामिल होने से मुतालिक ऐलान भी किया था। मगर अली अमीन गंडापुर ने तैमूर झगड़ा को वज़ारत ख़जाना नहीं दी और हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ़ी के रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना के एक नाम की मंजूरी इमरान खान से ली है। जहाँ तक तैमूर झगड़ा साहब का सवाल है, अली अमीन साहब लिस्ट पूरी लेके गए थे, उन्होंने इमरान खान साहब से एक नाम की अप्रूवल ली है मिनिस्टर्स की, उसके बाद मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स की, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसमें फिर अपनी मर्ज़ी से उन्होंने शायद कोई नाम नहीं काटा या अपनी तरफ से कोई नाम डाला नहीं है। जो भी डिस्कशन हुई है वो इमरान खान साहब से अप्रूवल के बाद हुई है। और फिर सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी यही माहौल नजर आया। सेनेट अरकान के लिए तहरीक इंसाफ ने जो नामजदगियां की थीं उस पर पार्टी ने दावा किया कि तमाम नाम इमरान खान ने मंजूर किए हैं। मगर उस पर पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर से जब सवाल हुआ कि नामजदगियों की मंजूरी क्या इमरान खान ने खुद दी है तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। सूरत हाल है जिससे इस वक्त पार्टी गुजर रही है और इस पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान और उमर अयूब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अहम खबर आपके सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश को 2 माह से ज़ायद हो गए हैं। एक्स की बंदिश के हवाले से हुकूमत की पहले मुकम्मल खामोशी, फिर तरदीद और फिर इसका जवाब पेश करने के बाद कल 2 महीने बाद पहली बार वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया और अपने जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की जानिब से हुकूमत के साथ अदम ताउन को ही उसकी बंदिश की वजह करार दे दिया। वज़ारत दाखिला के इस बयान के बाद एक्स की जानिब से बयान जारी किया गया कि हम पाकिस्तानी हुकाम के खदशात समझने के लिए उनके साथ काम जारी रखेंगे। जबकि नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने भी हुकूमत से एक्स की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन एक्स पर पाबंदी खत्म की जाए। निगरां दौर में एक्स पर पाबंदी लगाई गई और पाबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। जग हसाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में वज़ारत दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया था कि एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। ये दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है। एक्स ना पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी क़वानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। FIA साइबर क्राइम विंग ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स को बैन करने की दरख्वास्त की थी। एक्स हुक्काम ने FIA साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया और उस पर जवाब तक नहीं दिया। एक्स हुक्काम का दम ताउन इस सोशल मीडिया साइट के खिलाफ रेगुलेटरी इकदाम बशमूल आर्जी बंदिश का जवाब बना। हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसियों की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने 17 फरवरी 2024 को एक्स की बंदिश के लिए अहकाम जारी किए। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात के फरोग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से अमन अमान को नुकसान पहुंचाने और अदम इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स की बंदिश का मकसद आज़ादी इज़हार राय या मालूमात तक रसाई पर कदगन लगाना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स की बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। वजारत दाखिला पाकिस्तान के शहरियों की मुहाफिज और कौमी इस्तेहकाम की जिम्मेदार है। इससे पहले हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर भी पाबंदी लगाई गई थी। टिकटॉक की जानिब से पाकिस्तानी कानून की पासदारी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाबंदी को खत्म कर दिया गया था। एक्स की बंदिश आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद की जाती है। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाए। इस रिपोर्ट में ये तो नहीं लिखा था कि एक्स कब बहाल होगा। अलबत्ता कल सिंध हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश के हवाले से वजारत दाखिला के खत को 1 हफ्ते में वापस लेने का हुक्म दिया था और एक्स की बंदिश के हवाले से कहा था कि दुनिया हम पर हंसती होगी। और आज खुद नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे साद रफीक ने भी अपनी हुकूमत से एक्स पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। एक्स की बंदिश के बाद से मुख्तलिफ अदालतें PTA, हुकूमत और वजारत दाखिला से जवाब तलब करती रही। PTA पूरी जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर और वजारत दाखिला हसास इदारों पर डालती रही, जबकि मौजूदा हुकूमत पहले तो इस पूरे मामले से इनकारी नजर आती रही। और फिर 13 मार्च को एक्स की बंदिश से मुतालिक नए वजीर इत्तलात अता तारक से जब सवाल पूछा गया तो भी उन्होंने कह दिया कि एक्स तो चल रहा है, किसी बंदिश का नोटिफिकेशन है तो सामने लाया जाए। आप कौन को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आएँ, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। फिर 18 मार्च को अता तारक ने यह तस्लीम किया कि हमारी हुकूमत आने से पहले ही एक्स को बंदिश का सामना था, जिसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन तो नहीं है। इस हवाले से कोई चार्टर बनाने की ज़रूरत है। जबकि 19 मार्च को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स की बंदिश का जवाब देते हुए कहा कि टिकटॉक भी अमेरिका में बंद हुआ है और अगर वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें भी अपने कवानीन पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त पाबंदी है, ये महकमा दाखिला की इजाज़त से ये बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है, कब खुले? आप ज़रूर अपना इजहार करें, जो भी करें, मगर किसी के ऊपर गलत एलिगेशन या कोई चीज़ लगाना बहुत मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलत बात अदलिया के खिलाफ भी की जा रही है। मैं तो इसका बड़ा भरपूर सपोर्टर हूँ कि लॉज होने चाहिए और कहीं पे भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। हालांकि अमेरिका में टिकटॉक बंद नहीं हुआ है, मगर वज़ीर दाखिला ने यह बयान दे दिया। अब देखना होगा कि वजारत दाखिला के मौक़िफ़ पर एक्स के जवाब के बाद इस प्लेटफॉर्म की बंदिश कब ख़त्म की जाती है। 17 फरवरी को एक्स की बंदिश के बाद मुल्क की मुख्तलिफ बड़ी अदालतों में इसकी बहाली के लिए दरख्वास्तें दायर की गई थी। कल इस हवाले से सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई थी, जहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत से केस की अगली समाअत तक जवाब तलब कर लिया। जबकि इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि गलत खबर पर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सोशल मीडिया बंद करने से पहले सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस जारी किया जाता है। VPN के जरिए इंटरनेट की स्पीड इंतहाई कम हो जाती है। यक जुनबिश कलम से एक्स बंद कर दिया है कि हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन आई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि कुछ चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, इसका किसी को फ़ायदा भी नहीं। इदारे और कोर्ट्स किसके लिए हैं? लोगों के लिए हैं। लोग हैं तो हम हैं। ऐसे ओहदों पर बैठते हुए हमें शर्म आती है। आइन की पासदारी और मुल्क की मफाद अहम है। एक्स की बंदिश से मुतालिक लिखे गए ख़त की वजूहात पेश की जाएँ। इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। समाअत के दौरान जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने नमाज देते हुए मजीद कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर वजारत दाखिला कार्रवाई करे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो ठीक है, इतने पावरफुल हैं, मुल्क चला रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बंद करने से क्या मिल रहा है? पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि 8 फरवरी को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई कि कोई धमाका ना हो जाए। एक्स या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से धमाके नहीं होते। फिर समाअत में अदालत ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म दिया और साथ ही वार्निंग भी दी थी कि अगर 1 हफ्ते में वजारत दाखिला का ख़त वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत ने इस केस की समाअत 9 मई तक के लिए मुलतवी करते हुए वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया था। अब ये दिलचस्प
और अफसोसनाक बात है कि हुकूमत ने मुल्क में इस बुनियाद पर एक्स बंद कर दिया है कि उसने ताउन नहीं किया और ख़ुद हुकूमती वज़रा और इदारे VPN के ज़रिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और रोज़ाना पोस्ट भी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बता दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।